दोस्तों, मेरा नाम अरुण दीक्षित है। मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पीसीएस परीक्षा के 2018 में 9th रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर पर हुआ है। और सर्वप्रथम मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे अवसर मिला कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मेरे फादर एक प्रॉपर्टी डीलर थे, मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और मेरा एक भाई और एक बहन है। और मैंने अपनी एजुकेशन कानपुर में रहकर पूरी करी है। मेरा बीटेक महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हुआ है तथा एमटेक MITS ग्वालियर से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 2014 में हुआ है। और इसके बाद मैंने कानपुर में ही डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप में 2 वर्ष तक एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया। और इसी बीच मैंने UGC नेट की परीक्षा भी पास की थी और कई रिसर्च पेपर्स वगैरह भी पब्लिशमेंट भी किया था। दोस्तों, मैं आता हूँ अपनी सिविल सेवा की प्रिपरेशन के प्रोसेस के ऊपर कि मैंने कैसे प्रीलिम्स का, मेंस और इंटरव्यू का प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले प्रीलिम्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेसिक NCERT पर सबसे पहले स्टिक करते हैं, स्पेशली 6 से 10th तक, 11th-12th फिर भी आप कुछ पार्ट्स को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक बुक्स हमारी हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, ये सब लगभग 11th-12th की NCERT का ही बेटर कंपाइलेशन है। इसलिए एटलीस्ट 6 से लेकर 10 तक की NCERT तो हर हाल में फिनिश होनी चाहिए। आप चाहे तो 11th-12th की भी कर सकते हैं। दैट इज इन माय व्यू इज ऑप्शनल अगर आप स्पेसिफिक बुक्स को स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज NCERT, सेकंड थिंग इज जो स्पेसिफिक बुक्स हमारी हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, आर्ट एंड कल्चर में बिजनेस सिंगानिया ले सकते हैं। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शन था तो उसमें मैंने डिटेल बुक स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। और साइंस के लिए NCERT सफिशिएंट है। देन NCERTs के बाद सेकेंड थिंग, इन बुक्स के बाद मतलब आपका MCQ प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है कि आपको डेफिनेटली कई सारे जैसे मैंने अरिहंत की 14,000 MCQs की बुक है वो रेफर करी थी। इसके साथ में मैंने कई सारे टेस्ट सीरीज और मॉक पेपर्स भी रेफर करे थे, ताकि मैं एक लेवल तक प्रैक्टिस कर पाऊँ उन सारी चीज़ों की जो क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में मिलने हैं। और होता भी यही है कि जब हम MCQs को एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि प्रीलिम्स के लिए एक्चुअल नोट्स होने कैसे चाहिए, किस तरीके से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कंपेयर कंट्रास्ट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन को निमोनिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ताकि उन्हें आसानी से याद रख सकें, कुछ ट्रिक्स या कुछ मैप्स डायग्राम्स के फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन को कंडेंस कर सकते हैं, जो हमारे MCQ सॉल्व में बहुत काम आता है। और MCQ सॉल्व करना ही प्रीलिम्स का क्रक्स है। आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आप एग्जाम में जो आपके सामने 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो आप उसमें से कितने MCQs को बाई हार्ट रीच कर रहे हो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, इसको एग्जामिनर ने ऐसे क्यों सेटअप करा है, आप उसको कितना कर पा रहे हो, कितना आप उसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो जो गलत ऑप्शंस हैं, कितना आप उसमें इंटरलिंक कर पा रहे हो जितना आपने स्टडी किया है उस चीज़ को, तो वो चीज़ उसका क्रक्स होती है। और जहाँ तक प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर है तो मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस कोई भी आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, इज सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। मेंस की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। बाकी ये है कि जहाँ तक UPPCS की बात है तो आपको कुछ स्पेसिफिक नोट्स कोर GS से अलग हटके हुए बनाने पड़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विशेष के नोट्स, पर्यावरण के नोट्स और सेंसस, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा के नोट्स, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और बहुत ही ऐसे होते हैं जो क्रक्स होते हैं। देन दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। लेकिन प्रीलिम्स में अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि हम जो MCQ सॉल्व कर रहे हैं रन टाइम पे तो वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेटजी अप्लाई की कि मैं सपोज 2 घंटे का टाइम है और 150 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, तो मैं एक बार में पेपर पूरा स्कैन कर लेता था, 1-1.25 घंटे में मैं सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो लेता था और एक रैंकिंग असाइन करता था सारे क्वेश्चंस को, अल्फा बीटा गामा। अगर क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छी तरह आता तो मैं उसको अल्फा की रैंकिंग दे देता था और जैसे A उसका आंसर तो A टिक कर देता था। अगर वो क्वेश्चन मुझे 50-50 की चॉइस है, A ऑप्शन भी हो सकता है, B ऑप्शन भी हो सकता है, तो मैं उसे बीटा रैंकिंग देता था और चॉइस लेकर के चलता था कि ठीक है A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से रहता था कि A के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं या B के चांसेस कम लग रहे हैं, तो मैं उसे परसेंटेज भी असाइन करता था कि जैसे A में 75% लिख दिया, B में 25% लिख दिया, सो दैट मुझे बाद में चॉइस लेनी पड़ेगी ऑप्शन बबल फिल करने की, तो वो चॉइस मेरे पास पहले से हो। थर्ड, गामा, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पर अगर आप कुछ क्वेश्चन को गट फीलिंग के साथ तो जा सकते हैं बट ज़्यादा एंटर नहीं करना चाहिए उस एरिया में, तो मैं पहले क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेता था, उसके बाद फिर उन्हें एक्चुअल बबल फिल करना स्टार्ट करता था। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि आप बेसिक बुक सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, बस टेस्ट सीरीज की जरूरत आपको होगी ताकि आप सिली मिस्टेक्स ना करें एग्जाम में, जैसे बबल भरने की उल्टे सीधे होते हैं, या फिर एक जो टाइम मैनेजमेंट होता है रन टाइम का वो बेटर वे में हो पाए।
तो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। देन हम मेंस पर आते हैं। तो मेंस में क्या है कि मेंस की प्रिपरेशन आपकी प्रीलिम्स के साथ में ही चल रही होती है। जैसे जैसे हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, जैसे हम स्पेसिफिक बुक्स पढ़ते हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन हो रही होती है। जहाँ मेंस डिफर करता है वो ये है कि आपको मेंस के सिलेबस पे स्टिक करना है, कि जो GS1 का सिलेबस है, GS2 का सिलेबस है, GS3-4 का सिलेबस है, उन सिलेबस के जो मेन कोर पॉइंट्स हैं उन पर 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितना साइज हो उसके कंटेंट का, आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है उसके ऊपर। और वो कंटेंट एक फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट इस तरह का कि जैसे मान लीजिए पॉवर्टी है, गरीबी पर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसको अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप उसको इंट्रोड्यूस किस तरह से करोगे। जैसे पॉवर्टी इज नथिंग बट अ ह्यूमन राइट वायलेशन। पॉवर्टी इज नॉट अबाउट जस्ट इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, इट इज आल्सो द सोशल एंड पॉलिटिकल डेप्रिवेशन। तो आपके पास एक कुछ बेटर डेफिनेशंस होनी चाहिए जिसको आप एक नोट्स फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हो। इसके अलावा कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन क्या है, उसके लिए पीपल्स एक्शन क्या है, गवर्नमेंट ने किस तरह की स्कीम्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इस तरह के एस्पेक्ट्स। वहीं लोगों ने क्या किया है, एज सिविल सोसाइटीज, एनजीओज किस तरह से इन्वॉल्व हैं और इनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इस फॉर्मेट में मैंने लगभग GS 1 2 3 के सारे टॉपिक्स के नोट्स प्रिपेयर करे थे, 1 से 2 पेज के, जिनको मैंने कंटिन्यूअसली अपडेट किया था न्यूज़पेपर से केस स्टडीज को पुट इन करते हुए। और जो मैंने न्यूज़पेपर दैनिक जागरण फॉलो किया था, और इनसाइट ऑन इंडिया पर जो एडिटोरियल्स आते हैं उन एडिटोरियल से भी उन नोट्स को अपडेट किया था। इसके अलावा मैंने राज्यसभा टीवी के जो डिस्कशंस होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के, उनको भी रीड करते हुए वहाँ से जो मुझे एनालिटिकल आर्गुमेंट मिल रहा है उसको भी उस नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया था। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे मेंस के नोट्स थे वो बस प्रीलिम्स की एनसीईआरटी को मैंने जो मेंस का सिलेबस है उस सिलेबस के फॉर्मेट में एड अप करते हुए उसको करंट अफेयर से अपडेट किया था। और मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है, अलॉन्ग विद एक टेस्ट सीरीज। कि टेस्ट सीरीज आपको अवेयर कराती है कि एग्जाम में किस तरह का पैटर्न चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस चल रहे हैं। जब एग्जाम में वहाँ पे लिखते हो और आपके पास कुछ मिनट का टाइम होता है, 7-8 मिनट 9 मिनट का टाइम होता है, तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपकी एग्जैक्टली मेंस वाली स्ट्रेटजी की होती है। अब जैसे मैं स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो जैसे GS1 है, तो GS1 में जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो आप नितिन सिंघानिया से तैयार कर सकते हैं। ऐसे करके रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, रिसोर्सेज काफ़ी जगह अवेलेबल भी हैं। जो चीज़ मैंने डिफरेंट करी थी PCS मेंस में, मैंने डायग्राम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था। जैसे एक क्वेश्चन आया था बौद्ध साहित्य का विश्व शांति में क्या स्थान है, PCS 2018 के मेंस में। तो मैंने उसमें एक क्लासिफिकेशन डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने सारे बौद्ध साहित्य को रिप्रेजेंट किया था कि बौद्ध साहित्य में 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक होते हैं, देन उसमें जातक कथाएं हैं, देन उसमें दूसरे देशों में जो बौद्ध साहित्य है जैसे दीपवंश, महावंश एक्सेट्रा। और फिर मैंने उसे लिंक किया था कि कैसे इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, कैसे अशोक इंस्पायर हुआ था इस तरह की चीज़ों, कैसे हम आज इंस्पायर हो सकते हैं विश्व शांति के लिए बौद्ध साहित्य से। इसी तरह से जो क्वेश्चन एक आया था सरदार पटेल के ऊपर कि सरदार पटेल का भारत के एकीकरण में क्या योगदान है, तो मैंने उनके योगदान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम यूज़ किया था साम दाम दंड भेद करके, कि उन्होंने साम अर्थात समझाना, उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट में समझाया था। दाम मतलब प्रिवी पर्स, उनको एक प्रिविलेज कुछ पैसा दिया था कि उनके जो प्रिविलेजेस हैं वो बरकरार रहेंगे इस दाम के फॉर्म में। देन जैसे हम पुलिस एक्शन हैदराबाद ऑपरेशन पोलो की बात कर सकते हैं, देन रिकंसिलिएशन पॉलिसी, उन्होंने हर तरीके की स्ट्रेटेजी यूज की थी ताकि वो इंडिया को यूनाइट रख सकें और स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लिए थे, तभी वो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन को एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी थी, डायग्राम्स पे ज़्यादा स्ट्रेस किया था। डायग्राम ना सिर्फ वैसा डायग्राम जो कन्वेंशनल फॉर्म में डायग्राम्स होते हैं, बल्कि इस वाले में भी डायग्राम्स को पर्टिकुलरली स्ट्रेस किया था। इसके अलावा डायग्राम से कई सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ पर कंपेयर कंट्रास्ट कर रहे हैं तो एक वेन डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें जो सिमिलैरिटी होगी वो मिडिल में आ जाएगी, जो डिफरेंसेस हैं 1 और 2 पॉइंट्स को सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जैसे स्टेटस ऑफ वुमेन है, अगर आप उसको टेम्पोरली दिखाना चाहते हो, टाइम वाइज दिखाना चाहते हो, तो आप दिखा सकते हो कि वैदिक पीरियड पे कैसा था, उसके बाद फिर जो बाद का पीरियड आता है, मौर्य पीरियड आता है, गुप्त पीरियड आता है, वहाँ पे कैसा था, देन मेडिकल हिस्ट्री में कैसा था, देन प्रेजेंट टाइम में कैसा है, उसमें किस तरह के चेंजेस आए, आप एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट उसको कर सकते हो। इसी तरीके से आप टेम्पोरल एस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफ, डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स भी आप यूज कर सकते हो। मैंने क्या था कि जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जिन पर मैंने 1 से 2 पेज के नोट्स बनाए थे, उनके स्टैटिस्टिक्स मैंने बिल्कुल ही सेपरेट करके रखे थे। जैसे कि पुलिस पॉपुलेशन रेशियो कितना है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितना है, जज पॉपुलेशन रेशियो कितना है, एनसीआरबी से वुमेन पर अगर लिखना है तो लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एनसीआरबी का डेटा क्या है, वेज गैप रिपोर्ट्स क्या है, वो क्या कहते हैं। तो उनके स्टैटिस्टिक्स को कोट किया था अपने आर्ग्यूमेंट्स को सामने रखने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सारे पेपर में GS 1 2 3 4 सारे पेपर्स में आपको स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ करना है,
कि आपकी जो एक एक स्टेटमेंट, एक आर्गुमेंट आप दे रहे हो, वो सस्टेन ही आपके उस एग्जांपल से या फिर उस फैक्ट से हो रही है, स्टैटिस्टिक्स से हो रही है। इसके अलावा मैंने मैप्स का काफ़ी यूज़ किया था, वर्ल्ड मैप का भी, इंडिया के मैप का भी और यूपी के मैप का भी। वर्ल्ड मैप को यूज़ करके आप मतलब आप GS1 में यूज़ कर सकते हो, ज्योग्राफी में वो तो काफ़ी नेचुरल है। मैंने उसको पेपर 2 में जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन का जितना पोर्शन था, जो क्वेश्चंस आए थे वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ यूज़ किया था। इसके अलावा पेपर 3 में डिजास्टर वाले कुछ पार्ट्स में भी मैंने वर्ल्ड मैप यूज़ किया था। इंडिया का मैप तो आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हो, ना सिर्फ ज्योग्राफी में, बल्कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट करनी है, अगर वो स्पेशली रिप्रेजेंट हो सकती है, अगर आप उसको स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करना चाहिए। मैंने यूपी के लिए स्पेसिफिकली अलग से यूपी के मैप को प्रैक्टिस करी थी पहले से बनाने की, क्योंकि मुझे पता था इसका बदलाव पैटर्न है और मेंस में यूपी के क्वेश्चंस जो आएंगे उसके लिए कैसे तैयार करना है। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि उत्तर प्रदेश में मिनरल्स साइट्स के बारे में क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने यूपी का मैप प्रॉपर ड्रॉ किया था और उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट भी शो करी थी कि ललितपुर यहाँ पर है, सोनभद्र यहाँ पर है, मीरपुर यहाँ पर है और इन साइट्स पे ये मिनरल्स मिलते हैं हमें। तो मुझे लगता है कि मैप्स बहुत ही इफेक्टिव वे होते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, और स्पेशली जो डिफरेंट थोड़े से मैप्स होते हैं जो आपको जनरली बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, उसको आप थोड़ा खुद से ही इनोवेट कर रहे हो, आप खुद से अपनी तरफ से एड ऑन कर रहे हो। इसलिए मैंने मेरे पास जो यूपी के जितने भी मैंने मैप्स बनाए थे उन्हें मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाला भी है, आप चाहे तो उन्हें वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस की आंसर राइटिंग में, कि आप जो कुछ भी आंसर लिख रहे हो उसमें आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो। हालांकि इंट्रोडक्शन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, जैसा क्वेश्चन आपको डायरेक्शन देगा इंट्रोडक्शन वहीं से शुरू होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपके पास एक टेम्पलेट इंट्रोडक्शंस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए पेंटिंग पर क्वेश्चन आता है, तो मैंने जैसे टेम्पलेट बना के रखी थी कि पेंटिंग इज नॉट जस्ट फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ ब्रशेस, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन, इट इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थ्रू व्हिच वी कैन मीट आवर एंसेस्टर्स जस्ट लाइक इन भीमबेटका। तो देयर इज ए इनसाइट कि आप एक एनालिटिकल आर्गुमेंट से अपनी बात को शुरू कर रहे हो, तो उससे ऐसा लगता, उससे मतलब एक चीज रेफर होती है कि आपको उस चीज की एक विजनरी नॉलेज है। अदरवाइज आप फैक्चुअल भी बिगिन कर सकते हो डायरेक्ट, वो भी चलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर आप एनालिटिकल टेम्पलेट्स बनाते हैं इंट्रोडक्शंस के, तो वो हेल्पफुल रहते हैं। हाँ, क्वेश्चन की डिमांड, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मॉडिफाई जरूर कर लेना चाहिए। और ओवरऑल जीएस प्रिपरेशन भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम आपसे डिमांड ही यही करता है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी आर्थिक चुनौतियां हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, ये एग्जाम आपसे उन्हीं मुद्दों के इन एंड अराउंड घूमता है और आपसे उन्हीं मुद्दे पर थोड़ा सा विजन रिक्वायर करता है, स्पेशली क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन में और क्वेश्चंस के कंक्लूजन में। बाकी जो बीच का कंटेंट है वहाँ पर तो आपका मेनली प्रेजेंटेशन काम करता है, लेकिन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आपकी लैंग्वेज बहुत काम करती है। देन ये GS 1, 2, 3 का था। फोर्थ पेपर के लिए मैंने क्या किया था, फोर्थ पेपर का सिलेबस क्योंकि बहुत छोटा है, वहाँ पर हमारे पास बहुत लिमिटेड कंटेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू GS1 के बराबर है, क्योंकि GS1 का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो GS4 के लिए मैंने क्या किया था कि GS4 में मैंने बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स बनाए थे कि जो टॉपिक सिलेबस में मेंशंस हैं उन पर बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना, और मैंने एग्जांपल्स पे बहुत स्ट्रेस किया था। मैंने करीब 100 एग्जांपल्स प्रिपेयर किए थे जिन्हें मैं अपने आंसर्स में यूज कर सकता था। लगभग 20 IAS ऑफिसर्स के, जैसे TN सेशन हो गए, विनोद राय हो गए, एटसेट्रा। इसी तरह से 20 वो पर्सनालिटीज जो फेमस पर्सनालिटीज हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसे नादिया मुराद हो गई, APJ अब्दुल कलाम हो गए और एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो हिस्ट्री की फेमस पर्सनालिटीज रही हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, तो मैंने उन फेमस पर्सनालिटीज, इसके अलावा जैसे रिलीजियस टेक्स्ट भी है, तो मैंने रिलीजियस टेक्स्ट भी लगभग हर रिलीजन का इनकॉर्पोरेट किया था अपने आंसर्स में। जैन धर्म का भी, बुद्धिज्म का भी, इस्लाम का भी, एंड सिखिज्म का भी और हिंदुइज्म का भी, ताकि मैं अपने आंसर्स को, क्योंकि हर रिलीजन में अल्टीमेटली ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सबके लिए इंसाइट है सफिशिएंट, ऐसे एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे हैं। तो मैंने अपने GS4 के आंसर्स में एग्जांपल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल पर्सनल भी यूज़ किए कि जो मैंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो मैं अपनी रियल लाइफ में देखता हूँ अपने सामने, या मैंने कुछ किया जो मेरे अंदर आता है कुछ करने के लिए, मैंने उसे भी अपने GS4 के आंसर में एज अ पर्सनल आंसर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी थी। और मुझे लगता है कि मतलब GS4 बहुत स्कोरिंग एरिया होता है। अपार्ट फ्रॉम GS 1, 2, 3, 4, इससे बहुत ही ज़्यादा ऐसा एरिया जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी एक्सेल करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इससे एक रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी भी होता है, तो जैसा आप सोचते हो आपकी सोच ऐसे में अपने आप रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आप कंटेंट तो जोड़ घटा के लिख सकते हो, लेकिन जो उस कंटेंट का फ्लो है या फिर जो उस कंटेंट के पीछे ओरिएंटेशन है,
वो आपकी अपनी खुद की होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो ऐसे होता है वो कोई फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं होता है, वो एक शेडो ऑफ नॉलेज होता है कि जो आपको नॉलेज है, जो आपकी सोच है, उसकी एक शेडो है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे पीसीएस 2018 में एक निबंध आया था अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर, तो मैंने वहाँ पर जो एक एनेक्डोटिक कहानी से शुरुआत करी थी उस निबंध की। मैंने इस तरह से शुरुआत करी थी कि इराक में एक छोटी लड़की है, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और एक दिन वो देखती है कि अचानक उसके गांव के ऊपर आतंकवादियों का हमला हो जाता है, और वो और उसके उस हमले में उसके माता पिता को मार दिया जाता है, और वो लोग उसे उठा ले जाते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी यातनाएं करी जाती हैं। तो एक पॉइंट पे वो लड़की सोचती है कि आखिर उसकी क्या गलती है, क्यों, मतलब ये आतंकवाद का एक विभत्स चेहरा है जो इस स्टोरी के माध्यम से मैंने उस एसे में लिखा था। और देन सेकंड पैराग्राफ से मैंने उसको कनेक्ट किया था कि ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नादिया मुराद की पुस्तक द लास्ट वेल के कुछ अंश है। देन मैंने प्रॉपरली ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर एसे अपना बिगिन किया था, जिसमें मैंने उसके कई सारे एस्पेक्ट की क्यों है, कौन कौन से सेंटर्स हैं ग्लोबली, कहाँ किस तरह के टेररिस्ट ऑपरेट्स हैं, इसके लिए जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, G20 क्या कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के प्रेजेंटेशन देते हुए फिर फाइनली मैंने कंक्लूड भी नादिया मुराद पर ही किया था कि प्रेजेंट टाइम में नादिया मुराद जो है उनका एक एनजीओ है जो उस तरह की सेम जैसे जिस दौर से वो गुजरी उसी तरह की जो बाकी लड़कियां थी जो उस समय इस्लामिक स्टेट्स के कैप्चर में थी, उनको लाइफ स्किल्स में और स्किल डेवलपमेंट में प्रमोट कर रही है। इसका मतलब शी वॉज नॉट ब्रोकन एट ऑल, कि वो पूरी तरीके से टूटी नहीं थी, वो बल्कि और मजबूत होकर उभरी थी। तो इसे मस्ट हैव अ विजन, जहाँ पर आप इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन को, एक बेसिक कंटेंट तो बीच का टेररिज्म का तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो, बट एक विजन होना चाहिए, इससे में वो चीज़ बहुत मैटर करती है। सेम यही आपको जो दूसरा ऐसे मैंने महात्मा गांधी जी के ऊपर अटेम्प्ट किया था, उनका भी प्रॉपर मैंने विजन ही एक्सप्लेन किया था। उनकी एक नेल्सन मंडेला की स्टोरी जो बहुत पॉपुलर है कि नेल्सन मंडेला जो थे गांधी जी के फॉलोवर थे, उन्होंने भी गांधीवादी तरीके से ही किस तरीके से साउथ अफ्रीका में एक बेटर गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, जबकि बाकी दूसरे देश जहाँ पर उतनी इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी वो अभी भी सिविल वॉर में चल रहे थे। जब वो पावर में आए, नेल्सन मंडेला पावर में आए, तो उन्होंने व्हाइट्स के अगेंस्ट कोई साइकिल ऑफ रिवेंज नहीं स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं रिकंसाइल करता हूँ, मैं माफ करता हूँ इन लोगों को, और ये मतलब नहीं है कि इन्होंने हमारे पर जुल्म किया तो हम इनके ऊपर जुल्म करेंगे, अब हम पावर में आ गए हैं। यही रीजन है कि साउथ अफ्रीका इमर्जिंग इकोनॉमी है rather than बाकी कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, दे फेल्ड because they did not have that effective leadership, because leadership was based on Gandhian principle. So ऐसे एक रिफ्लेक्शन है आपकी पर्सनालिटी का, और उसमें एग्जांपल्स बहुत यूज होने चाहिए। एग्जांपल्स मुझे लगता है कि एथिक्स और ऐसे इन दोनों की एकदम कोर है। आप जितना ज़्यादा एग्जांपल यूज करते हो उतना ही ज़्यादा बेटर आंसर होता चला जाता है। बट मेंस में ये चीज़ है कि सिलेबस की है, जितना आप सिलेबस को रीड करते हो, जितना आप सिलेबस वाइज नोट्स बनाते हो, जितना आप सिलेबस वाइज एग्जांपल कलेक्ट करते हो, उतना ही वो आंसर बेटर होता चला जाता है। देन थर्ड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू तो मुझे लगता है कि सबसे आसान पार्ट होता है। अगर आपने मतलब एक सही सोच के साथ प्रिपरेशन करी है, अगर आप सही ऑर्डर में हो चीज़ों को लेकर के, तो इंटरव्यू बहुत आसान है। इंटरव्यू में वो आपसे जनरली क्वेश्चंस आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ही करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आप इस तरह की सर्विस क्यों चूज करना चाहते हैं, आसपास जो चीज़ें चल रही होती जो स्पेसिफिकली बिल्कुल ही आसपास का होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जब मैं गया तो मुझसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप ऑलरेडी डीएसपी हैं, आप डिप्टी कलेक्टर के लिए क्यों जाना चाहते हैं, अच्छा दोनों पदों में अंतर क्या होता है, क्या बेहतर है वहाँ पे जो आपको यहाँ नहीं मिलता है, क्या आप कर सकते हो, बेटर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी को कौन सा ज़्यादा परसूट करता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। ज्योग्राफी ऑप्शन था मेरा, तो ऑप्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। एग्रीकल्चर के तो बहुत क्वेश्चन पूछे थे। देन उन्होंने कंटेम्प्रेरी में जैसे रिवर्स माइग्रेशन पूछा था, और पूछा जैसे अभी रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में थे, अब वो अपने वापस होम स्टेट में या होम डिस्ट्रिक्ट में लौट रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकते हो। तो फिर मैंने उनको पूरा प्रॉपर आंसर दिया था कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम ये कर सकते हैं कि उनकी स्किल मैपिंग करवा सकते हैं कि वो किस लेवल पे लाइक करते हैं, एंड इन अकॉर्डेंस विद दैट हम उनको, अगर वो अनस्किल्ड हैं तो उनको मनरेगा के तहत, अगर वो सेमी स्किल्ड हैं या अपर स्किल चाहते हैं तो उनको स्किल इंडिया के तहत, और अगर उनको फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट तो मुद्रा के तहत, इस तरह से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं या उनको किसी चीज़ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी अवेयरनेस है, जो कि मेंस से बहुत आराम से हो ही जाती है, जितना मेंस में प्रिपरेशन करते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली इंटरव्यू एक अच्छे फॉर्मेट में आपका आ जाता है। इंटरव्यू इज मोर अबाउट पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ नहीं है, आप कोई झूठ नहीं बोलना चाह रहे हो वहाँ पे,
आप सच को लेकर के चल रहे हो तो फिर बहुत ईजी होता है इंटरव्यू देना। देन डिफरेंट अगर मैं बोलना चाहूँ कि इस बार मैंने डिफरेंट क्या किया था लास्ट अटेम्प्ट से, तो फर्स्ट थिंग मैंने ये चीज़ तो इंश्योर करी थी कि जो पैटर्न डिफरेंट था, तो मुझे ये तो पता था कि इस बार चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट वाले फॉर्मेट में होनी है और जीएस को एक अच्छा वेटेज देने की ज़रूरत है। बट मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इस बार वेटेज दिया था, मैंने एसए को भी उतना ही वेटेज दिया था, मैंने हिंदी को भी उतना ही वेटेज दिया था। मैंने ये इंश्योर किया था कि हर सब्जेक्ट में मैं किसी में भी लैक न करूँ, हर सब्जेक्ट की तरफ से मेरी स्ट्रेंथ वाले फॉर्मेट में ही निकले, इसलिए मैंने उस वाले फॉर्मेट से ही चीज़ें तैयार करी थी। और इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज अटेम्प्ट किए थे, उत्कर्ष अकेडमी में अटेम्प्ट किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रिपरेशन प्रोसेस में आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट एज अ फाउंडेशन कम, बल्कि एज अ टेस्ट सीरीज एज एक फॉर्मल गाइडेंस के फॉर्मेट में ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपको फॉर्मल गाइडेंस कहीं और से अवेलेबल हो सकता है तो आप मतलब बिना कोचिंग के भी इस पाथ पे प्रोसीड कर सकते हैं। बट टेस्ट सीरीज मस्ट है, बिकॉज टेस्ट सीरीज से आप लर्न करते हो, आप एक कंपैरिजन वाले फॉर्मेट में भी आते हो, आप देख पाते हो कि आप दूसरों से कैसे वाले फॉर्मेट में जा रहे हो। बाकी हर एक पर्सन का कोई ना कोई लो पॉइंट होता है, जो जर्नी होती है लाइफ की, इसमें सबका कोई ना कोई अच्छा टाइम आता है, कुछ खराब टाइम आता है। इस प्रिपरेशन प्रोसेस में भी ऐसा होता है। मैंने अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब थी उसको क्विट करके प्रिपरेशन का मतलब फैसला लिया था कि मैं SIRET में प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। और 2016 में फिर मैंने मतलब जॉब क्विट करी, लेकिन फिर 2017 में मेरे फादर का देहांत हो गया था, तो घर पे थोड़ा माहौल फिर प्रिपरेशन लायक होता नहीं है उस टाइम पे थोड़ा सा। और देन फिर उसी टाइम मैंने जो 16 वाला अटेम्प्ट दिया था, उसका मेरा बहुत कम मार्जिन से इंटरव्यू कॉल रुका था 5-6 मार्क्स से। तो रहता है वो मेरा लो टाइम था, और वो सबके साथ होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना एक होता है। और उसी तरीके से मैं अब हूँ तो मच बेटर पोजीशन पे हूँ। तो मेरा बस केवल इतना कहना है कि आप होप रखिए, उम्मीद रखिए कि आपने जो पाथ चुना है आपको बस उसी पाथ पे चलते रहना है और आपको मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। थैंक यू।